नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, TGT, PGT, UP कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोगों का हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो हमारी सीरीज रहने वाली है ये गेहूं से रहने वाली है, जिसको हम वीट कहते हैं। यानी वीट को किंग्स ऑफ सीरियल, फसलों का राजा कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे ये गेहूं से संबंधित जितने भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन को, या जो गेहूं से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबका हम अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। यानी कि गेहूं की पूरी क्रॉप्स इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहलाता है। ईयर कहलाता है, स्पाइक कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, एरो कहलाता है। ठीक है, तो गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो ईयर किसका पुष्पक्रम कहलाता है, तो ये बाजरे का जो पुष्पक्रम होता है इसको ईयर कहते हैं। ठीक है, स्पाइक किसका होता है। स्पाइक आप लोगों को मालूम है गेहूं और जौ का। ठीक है, इन दोनों का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है। पेनिकल किसका होता है, पेनिकल धान का होता है, ये भी आपको याद करना है। और एरो जो होता है ये होता है गन्ने का। ठीक है, चाहे एरोइंग दे दे चाहे एरो दे दे, ये हो जाएगा गन्ने का। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बी, स्पाइक। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है बाजरे का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। बाजरे का, या आप ज्वार का ले लीजिए। ठीक है, बाजरे का तो ईयर हो गया, लेकिन ज्वार का पेनिकल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किस गेहूं का परीक्षण वजन कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है टेस्ट वेट कितना होता है गेहूं का, यानी कि गेहूं का परीक्षण वजन बताना है। टेस्ट वेट किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए। टेस्ट वेट यानी कि 1000 दाने को या 1000 बीज को क्या कहते हैं, इसको टेस्ट वेट कहा जाता है, यानी कि परीक्षण भार कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 21 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 40 ग्राम या 5 से 7 ग्राम। तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 21 ग्राम जो होता है ये बासमती चावल का होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बासमती चावल का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, वो हो जाएगा 21 ग्राम। उसके बाद 25 से 30 ग्राम जो होता है ये हो जाएगा, ये किसी का नहीं होता है। 40 ग्राम की बात करते हैं, 40 ग्राम हो जाएगा गेहूं का। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यानी कि गेहूं के बारे में पूछा है, तो गेहूं का परीक्षण वजन कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से 7 ग्राम की बात कर लेते हैं, तो 5 से 7 ग्राम जो होता है टेस्ट वेट वो हो जाएगा बाजरे का। ठीक है, बाजरे का हो जाएगा। और 25 ग्राम, यहाँ पे 25 ग्राम जो दिया है, 25 से 30 ग्राम जो दिया हुआ है ये हो जाएगा 25 ग्राम वैसे होता है, 30 ग्राम तक यहाँ पे दे दिया है, ये साधारण चावल का होता है। ठीक है, साधारण चावल का जो टेस्ट वेट होता है, ये चावल नहीं कहेंगे, ये धान कहेंगे। ठीक है, 25 ग्राम साधारण धान का ये टेस्ट वेट हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गेहूं का मामा जो गेहूं के अंदर होता है, जिसको गेहूंसा कहते हैं, उसका टेस्ट वेट कितना होता है। तो उसका और टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 2 ग्राम गेहूं के मामा का होता है, जिसको गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि 40 ग्राम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गेहूं के अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है ये हो जाएगा अंकुरण के लिए। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा, अंकुरण के लिए टेम्परेचर हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यहाँ पे 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया है, तो ये हो जाएगा वानस्पतिक वृद्धि के लिए। ठीक है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा 16 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद ये दोनों ऑप्शन
हर एग्जामों में आते हैं, पूछता है कि गेहूं कौन से सीजन की क्रॉप्स है, तो ये रबी सीजन की क्रॉप्स है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो रबी के सीजन के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यकता होती है, तो ठंडी यानी कि मीठी सर्दी कह सकते हैं, या ठंडी जलवायु कह सकते हैं, या शीतकाल जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन देखेंगे 4, गेहूं में मिलिंग प्रतिशत होती है। मिलिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको आप जानेंगे कि मिलिंग यानी कि हम गेहूं को लेके जाते हैं पिसवाने के लिए, तो उसमें जब हम पिसवा के लेके आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसको छलनी से छानते हैं, तो उसमें जो भूसी निकलती है वो हमारी अलग हो जाती है, आटा अलग हो जाता है। जो आटा होता है उसी को कहते हैं मिलिंग, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि 100 किलो हम लेके गए तो 100 किलो पूरा आटा निकलेगा, तो उसमें कुछ परसेंटेज उसका भूसी के रूप में निकल जाता है, यानी कि जिसको चोकर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मिलिंग प्रतिशत जो होगा, यानी कि आटा कितना शुद्ध रूप से मिलेगा, 70 से लेकर 74% तक मिलेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उसमें जो भी 25% है या 20% जो भी रहेगा वो आपका चोकर के रूप में निकल जाता है। कभी कभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गेहूं में दाना और भूसा का अनुपात पूछ लेता है। क्या पूछता है, दाना और भूसा का अनुपात, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दाने का अनुपात होता है 1 और भूसे का अनुपात होता है 1 अनुपात यानी कि 1.5 यानी कि 1.5%। तो ये आपको याद होना चाहिए आंकड़ा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। गेहूं में गुणसूत्र संख्या होता है 2n बराबर कितना होगा, 24, 14, 20, 42। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं गेहूं, यानी कि ये हो जाएगा 2n बराबर हेक्साप्लॉइट होता है, तो हेक्साप्लॉइट हो जाएगा यानी कि 42, ठीक है। एक होता है हेक्साप्लॉइड नहीं होता है, एक साधारण गेहूं होता है, वो हो जाएगा 40, ठीक है। उसका क्रोमोसोम नंबर 40 होता है। तो गेहूं जो खाने के रूप में प्रयोग में लेते हैं 2n बराबर, ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। 24 किसी का होता है या नहीं, ये आप लोग बताइए। 24 गुणसूत्र संख्या होता है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताइए। उसके बाद 14 गुणसूत्र संख्या जो होगा ये हो जाएगा बाजरा और मक्के का, ठीक है, बाजरा और जौ का होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 20 जो होगा ये मक्के का हो जाएगा, ठीक है। किसका होगा, मक्के का, क्रोमोसोम नंबर 20, और बाजरा और जौ का हो जाएगा 14, और यहाँ पे गेहूं का पूछा था तो हो जाएगा 42। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, ठीक है। बोनेपन यानी कि छोटे बोना जो होता है उसके लिए जीन कौन सा उत्तरदायी होता है, एल्ब्यूमिन या DGO जीन या नोरिन-10 या ग्लूटीन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नोरिन-10, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्ब्यूमिन की बात कर लेते हैं, तो एल्ब्यूमिन जौ की एक प्रकार की प्रोटीन होती है। उसके बाद DGO जीन जो है ये हो जाएगा यानी कि धान का जीन है, ठीक है। किसका जीन है, जीन जो है ये धान का जीन हो जाएगा, ये आपको याद करना है। उसके बाद ग्लूटीन क्या है, ग्लूटीन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि गेहूं के अंदर पाई जाती है, इसको भी आपको याद करना है। और ये है एक प्रकार की एलर्जी का कारण भी बन जाती है कभी कभी। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो है हरित क्रांति किस देश में लाई गई थी। तो सबसे पहले हरित क्रांति किस देश में लाई गई थी ये आपको बताइए। तो सबसे पहले हरित क्रांति जो है ये मैक्सिको यानी कि USA में देखी गई थी, ठीक है। मैक्सिको में कब देखी गई थी, 1939 से लेकर 1942, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप हर एग्जामों में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हरित क्रांति लाने वाले कौन हैं पूरे विश्व में, यानी कि सबसे पहले इस्तेमाल कौन किए थे हरित क्रांति के बारे में। तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ये आपको याद होना चाहिए। और भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी, तो 1966 और 67 में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 में लाई गई थी। इस पर विचार कब किया गया था, 1963 पर विचार किया गया था इस सन पे, ठीक है। लेकिन लाई गई थी 1966 और 67 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी यहाँ की, जिस समय ये 1966 और 67 में हरित क्रांति आई थी भारत में। हरित क्रांति का प्रभाव कौन कौन से राज्यों पर पड़ा, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये सब ऐसे राज्य हैं जिन पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मैक्रोनी और गठिया गेहूं है। इसमें से बताना कौन सा गेहूं जिसको मैक्रोनी और गठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है। टेट्रिकम मोनोकोकम, टेट्रिकम ड्यूरम, टेट्रिकम डाइकोकम या टेट्रिकम स्टाइवम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्रिकम ड्यूरम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेट्रिकम मोनोकोकम की बात कर लेते हैं तो ये डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, डाइप्लॉइड गेहूं होता है, यानी कि 2n बराबर 2x बराबर 14। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं टेट्रिकम डाइकोकम की, तो ये इमर गेहूं होता है। ठीक है, कैसा गेहूं होता है, इमर गेहूं होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद टेट्रिकम स्टाइवम जो होता है ये मैक्सिकन गेहूं है। ठीक है, कौन सा गेहूं है, मैक्सिकन गेहूं है, और इसी को ब्रेड गेहूं के नाम से भी जानते हैं। जो रोटियां बनाई जाती हैं इसी से बनाई जाती हैं। ठीक है, टेट्रिकम स्टाइवम से। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गेहूं में सिंचाई के लिए मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। CRI अवस्था, कल्ले फूटने समय, गांठ बनते समय या बालियां आते समय। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि गेहूं की सिंचाई की जो मुख्य अवस्था यानी कि क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाएगी, CRI अवस्था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। CRI अवस्था कितने दिन पर सिंचाई करते हैं, तो 20 से लेके 25 दिन की जो सिंचाई होती है इसको CRI सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इसी को शीर्ष जड़ जमाव कहते हैं या चंदेली फुटान भी कहते हैं या सिंचाई भी कहते हैं। तो इन कई नामों से ये जानी जाती है। उसके बाद कल्ले फूटते समय दूसरी सिंचाई कब करते हैं, 40 दिन पर करते हैं। तीसरी सिंचाई कब करते हैं, 60 दिन पर करते हैं। चौथी सिंचाई कब करते हैं, 80 दिन पर करते हैं। और पांचवी सिंचाई कब करते हैं, 100 दिन पर करते हैं। और छठवीं सिंचाई 115 से लेके 120 दिन पर करते हैं। ये सिंचाइयाँ आपको याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गेहूं की नकलची खरपतवार किसे कहा जाता है। फ्लेरिस माइनर को, एविना फस्टुआ को, चिनोपोडियम एल्बम को या एनोगेलिस आर्बोसिस को। इन चारों में से बताइए कि कौन सा वैज्ञानिक नाम है जिसको हम नकलची खरपतवार यानी कि मिमेरकी खरपतवार के नाम से जाना जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन। ठीक है, फ्लेरिस माइनर को ही नकलची खरपतवार कहा जाता है। इसी को गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। एविना फिस्टुआ ये किसका वैज्ञानिक नाम, ये जंगली जई जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एविना फिस्टुआ। उसके बाद चिनोबेडियम एल्बम जो होता है ये बथुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, किसका, बथुए का वैज्ञानिक नाम होता है। और एनोगेलिस आर्बोसिस ये किसका हो जाएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। कृष्ण नील जो घास होती है ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्या, एगोनोगेलिस आर्बोसिस। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करा, गेहूं का भंडारण में लगने वाला कीट कौन सा होता है। ट्राइकोडर्मा, ग्रेनेरियम या राइजोप्थोरा डोमेनिका या ट्राइबोलियम कास्टेनम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये किसका कीट है, तो ये हो जाएगा खपरा बीटिल। जो खपरा बीटिल लगता है उसका ये वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप याद कर लेंगे, खपरा बीटिल। सेकंड ऑप्शन जो है राइजोपेरथा डोमेनिका, ये किसका हो जाएगा, छोटी इल्ली। ठीक है, छोटी इल्ली ये भी लगती है इसमें गेहूं में, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइबोलियम कास्टेनियम, तो ये हो जाएगा आटा में इल्ली। ठीक है, जो आटा के अंदर जो इल्ली होती है ये उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो ये इसमें देख सकते हैं कि सभी के सभी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कीट किसके हैं, गेहूं में भंडारण में लगने वाले कीट हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, गेहूं की पीली यानी कि धारीदार रोली रोग जो लगता है किसके द्वारा लगता है, ये आपको बताना है। पक्सिनिया रिकंडिटा टेट्रिसाई, पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस या पक्सिनिया ग्रेमेनिस टेट्रिसाई, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वेराइटी टेट्रिसाई। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो रस्ट लगते हैं, रस्ट जो लगता है गेहूं के अंदर जिसको हम रोली कहते हैं, वो कितने प्रकार के लगते हैं। एक तो ब्राउन रस्ट लगता है, ठीक है, एक कौन सा रस्ट, ब्राउन रस्ट लगता है। दूसरा येलो रस्ट लगता है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा जो लगता है ब्लैक रस्ट लगता है। 3 प्रकार के ये रस्ट आपको याद होने चाहिए जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पक्सिनिया रेकंडिटा टेट्रिसाई जो होता है ये होता है ब्राउन रस्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद येलो रस्ट जो होता है
ये पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस द्वारा लगता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। उसके बाद पक्सिनिया रिकैंडिटा टेट्रिसाई जो होता है ये ब्लैक रस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यानी कि पीली और धारीदार रस्ट जो लगता है ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस द्वारा ये पीली धारीदार रोली रोग लगता है गेहूं में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है गेहूं का गेगला रोग जिसको एयर कोकिल रोग कहते हैं किसके द्वारा लगता है, एवोसिया इंडिका द्वारा, या एवियोना टेट्रिसाई द्वारा, या क्लेवीबैक्टर टेट्रिसाई, या हेट्रोडेरा एविनी। इन चारों में से बताइए किसके द्वारा गेहूं में गेगला रोग लगता है। तो देख लेते हैं, नियोसिया इंडिका जो लगता है ये कौन सा रोग लगता है, करनाल बंट। ठीक है, करनाल बंट का नाम सुने होंगे। तो ये रोग लगता है किसके द्वारा, ये हो जाएगा नियोसिया इंडिका द्वारा। एवियोना टेट्रिसाई ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेहूं का गेगला रोग ईयर कोकिल जो लगता है ये एवियोना टेट्रिसाई द्वारा लगता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हेट्रोडेरा एविनी यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन, तो ये हो जाएगा गेहूं में जो मोलिया रोग लगता है वो इसी के कारण लगता है। ठीक है, किसके कारण, हेट्रोडेरा एविनी के कारण। तो ये सब तीनों चारों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मैक्सिको या भारत। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये हो जाएगा गेहूं का उत्पत्ति स्थान। यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशिया भी दिया हुआ, तो ये हो जाएगा धान का उत्पत्ति स्थान। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं में फूल कितने दिन में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज पर डे इस तरीके के क्वेश्चन को कराया जाता है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गेहूं में कितने दिनों पर फूल आते हैं, बुआई के 40 से 60 दिन बाद, बुआई के 70 से लेकर 75 दिन बाद, बुआई के 85 से लेकर 90 दिन बाद, या बुआई से 105 से 110 दिन बाद। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं 20 दिन पर CRI यानी कि ये इरिगेशन जो होती है फर्स्ट ये दी जाती है। उसके बाद 40 दिन बाद क्या होता है, कल्ले निकलते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद 60 दिन बाद उसमें गांठें पड़ती हैं। ठीक है, गांठ पड़ती हैं। उसके बाद 80 दिन बाद क्या होता है, फ्लावर निकल जाते हैं। ठीक है, फ्लावर कब निकलते हैं, 80 दिन बाद। यानी कि आप 80 से लेके 85 दिन का समय लगता है इसमें फ्लावरिंग लाने के लिए, यानी कि फूल निकलने का समय 80 से लेकर 85 दिन। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, यानी कि 85 से लेकर 90 दिन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गेहूं में डिबलर से बुआई करने पर कितना बीज लगेगा, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्य अगर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसमें बीज दर जो लगेगी वो कितनी लगती है, 100 किलोग्राम लगती है। कितनी लगती है, 100 किलोग्राम लगती है। वही अगर हम देरी से बुआई कर रहे हैं तो उसमें बीज दर कितना लगेगा, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। ठीक है, यहाँ पे 150 जो दिया हुआ है ये हो जाएगा छिटकवा विधि से। ठीक है, कौन सी विधि से, छिटकवा विधि से अगर हम बुआई कर रहे हैं तो उसमें बीज दर लगेगा 150 किलोग्राम, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है डिबलर विधि से, तो डिबलर विधि में कम ही लगता है, यानी कि उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूरम यानी कि काठिया गेहूं की किस्म है, राज 911, जयराम, मेघदूत या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरम और काठिया जो गेहूं होता है उसकी किस्म राज 911 भी है, जयराम भी है, मेघदूत है। एक और आप याद कर लेंगे, सैलजा। ठीक है, सैलजा जो किस्म है ये भी किसकी है, ड्यूरम यानी कि काठिया गेहूं की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय भूमि के प्रति सहनशील किस्म है, राज 3077, सोनालिका, HD 2383 या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि राज 3077, सोनालिका, HD 2383 ये जो किस्में हैं सब लवणीय भूमि के प्रति सहनशील किस्में हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, दीमक जो कि गेहूं की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा दीमक का। और दीमक कीट जो होते हैं
जहाँ पर सेलुलोज अधिक होता है या सेलुलोज वाली क्राफ्ट्स होती हैं या शर्करा युक्त क्राफ्ट्स होती हैं, उसके अंदर दीमक बहुत तेज़ी से आक्रमण करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एडेंटोटर्मस ओबेसस। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडेंटोटर्मस ओबेसस। ये होता है दीमक का वैज्ञानिक नाम, हमेशा एग्जामों में आता है, बार बार पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नॉरिन 10 की खोज किसने की थी। ठीक है, नॉरिन 10 की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि गोजुमा इनाजुका द्वारा या नॉर्मन बोरलॉग द्वारा या एम एस स्वामीनाथन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गोजुमा इनाजुका जो है इनके द्वारा नॉरिन 10 की खोज की गई थी। और सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तो प्रयोग जो हुआ था ये नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रयोग जो किसके द्वारा किया गया था, ये नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गेहूं में पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। ठीक है, आपको बताना है गेहूं में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, 10 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करिए। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, जो भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उनके पास जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।